आइए आपको एक और कहानी सुनाते हैं। जयपुर की एक मिडिल क्लास कॉलोनी में एक टीचर रहते थे। टीचर जी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे और उनकी इनकम इतनी थी कि उनके घर का खर्च पानी चल पाता था। लेकिन इसके अलावा उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं बचते थे। पर इसके बावजूद टीचर जी ने अपने लिए पहले ही एक बाइक ले ली। फिर एक दो सालों में एक छोटी गाड़ी भी ले ली। फिर उनके घर में कभी कभी गर्मियों में एसी आता तो कभी सर्दियों में वॉशिंग मशीन। आस पड़ोस के लोग हैरान हो रहे थे कि एक प्राइवेट स्कूल के टीचर के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। एक दिन हिम्मत करके एक पड़ोसी ने टीचर जी से पूछा कि अपने लिमिटेड इनकम से वो इतनी सेविंग कैसे कर पाते हैं कि एसी, वॉशिंग मशीन और गाड़ी ले सके। टीचर जी ने उन्हें बताया कि सिर्फ नौकरी के भरोसे तो उनका घर परिवार का खाना पीना ही हो पाता है। इसके अलावा उनके परिवार की जो जरूरतें हैं उन्हें वो प्रॉपर्टी डीलिंग के काम के जरिए पूरा करते हैं। यानी टीचर जी स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ एक पार्ट टाइम रियल एस्टेट एजेंट भी थे। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि हर एक मिडिल क्लास के घर की है, जहां इनकम के सोर्स लिमिटेड हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने लिमिटेड इनकम सोर्स की वजह से अपने फाइनेंशियल गोल्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको पार्ट टाइम रियल एस्टेट एजेंट बनने का सोचना चाहिए। एक रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने आसपास एरिया में रियल एस्टेट यानी जमीन को लेकर रिसर्च करनी चाहिए। कौन सी जमीन बिकाऊ है, किसकी कीमत ज्यादा आ सकती है और कौन सी जमीन डिमांड में, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा किस तरह की जमीन की एवरेज प्रॉपर्टी प्राइस क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जब भी आप किसी प्रॉपर्टी की डील करवाएंगे तो उसमें आपको कुछ परसेंट कमीशन मिलेगा। आज भारत में हाउसिंग सेक्टर की डिमांड जोरों पर है। लोग शहरों में नौकरियों की तलाश में पहुंच रहे हैं और वहां घरों की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में आपको भी क्लाइंट्स मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आपका काम बस इतना है कि आप प्रॉपर्टी के मालिक और उसे खरीदने या किराए पर लेने वाले व्यक्ति के बीच में बातचीत करवाते हैं। इसके बदले में डील होने के बाद आपको दोनों ही पार्टी से कुछ कमीशन मिलता है। रियल एस्टेट एजेंट का काम तो खैर एक पुराना काम है और हजारों लाखों लोग देश में ये काम कर भी रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ आई रेवोल्यूशन के चलते सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी काफी डिमांड में है। आप अपने खुद के सॉफ्टवेयर डेवलप करके उन्हें बेच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास कोडिंग और प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपको कोडिंग और प्रोग्रामिंग आती है तो कोड कैनियन, थीम फॉरेस्ट और वर्डप्रेस आदि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को अपना प्रोडक्ट एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट पता करना होगा। आपको ये पता करना होगा कि वो कौन सी इंडस्ट्री है जिसे आप टारगेट करना चाहते हैं। एजुकेशन, बिजनेस, ई कॉमर्स जैसे हर सेक्टर में सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप इसमें से कहां कस्टमर को अट्रैक्ट करने में केपेबल हैं, ये पता होना जरूरी है। एक बार आप अपना पसंदीदा मार्केट तय कर लें तो उसके बाद उस मार्केट के बारे में रिसर्च कीजिए। रिसर्च करने से आपको पता चल जाएगा कि वहां आपकी टारगेट ऑडियंस की जरूरत है और वो किस तरह के सॉफ्टवेयर को प्रेफर करते हैं। इस तरह अपनी फील्ड पर रिसर्च करके काम करने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर बहुत कम होते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की फील्ड में मौजूद कंपटीशन से भी मुकाबला कर पाएंगे। इतना सब करने के बाद नंबर आता है अपना प्रोडक्ट डेवलप करने का। अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आप गिटहब, बिटबकेट जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपको इसकी जरूरी टेस्टिंग पूरी करनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर के इस्तेमाल के लायक है या नहीं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए आप सेलिनियम और एपियम जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की टेस्टिंग के बाद आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना फास्ट काम करता है और उसमें बग्स यानी दिक्कतें कितनी कम है। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता ही होगा। सॉफ्टवेयर डेवलपिंग और रियल एस्टेट एजेंट का काम आपको 30,000 रुपए हर महीने कमाने में मदद कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन सर्विसेज भी आपको इतने ही पैसे हर महीने कमा कर दे सकती हैं। और ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन का काम रियल एस्टेट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम से काफी आसान भी है। लेकिन इस काम में सबसे बड़ी जरूरत है कि आपको अलग अलग लैंग्वेज में फ्लुएंट होना पड़ेगा। अगर आपको दो भाषाएं भी आती हैं तो आप ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। दरअसल आज पूरी दुनिया एक मार्केट में बदल चुकी है, जहां अमेरिका में बना प्रोडक्ट भारत में बिक सकता है और भारत में बना प्रोडक्ट यूरोप के किसी भी मार्केट में दिखाई दे सकता है। अलग अलग देशों के आपस में इस तरह से जुड़ने के कारण ही लैंग्वेज से जुड़ी सर्विसेज की डिमांड भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। तब हम ऐसे कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिनसे मदद लेकर आप ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन का काम कर सकते हैं।
सबसे पहले तो आपको अपने लिए ऐसी लैंग्वेज चुननी होगी जिसमें आप फ्लुएंट हो और जिस पर आपकी पकड़ राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में अच्छी हो। अगर आपकी फ्लुएंसी 2 से ज्यादा लैंग्वेज में है तो ये आपके लिए फायदे की ही बात है। एक बार लैंग्वेज चुनने के बाद आपको अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन तय करना है। इस तरह के सेक्टर और फील्ड में ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे लीगल, मेडिकल, टेक्निकल आदि। इनमें से आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन कौन सा है जहां आप पूरी फ्लुएंसी के साथ ट्रांसलेशन कर पाएं, ये तय करना होगा। इसके बाद अगला स्टेप आता है अपना पोर्टफोलियो तैयार करने का। अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के हिसाब से किसी भी फील्ड में मौजूद लिटरेचर को ट्रांसलेट करते हुए आप अपना पोर्टफोलियो बनाते जाएंगे। पर एक बार एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो तैयार होने के बाद फिर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। लैंग्वेज एक ऐसा सेक्टर है जहां काम करने के लिए आपको प्रोफेशनल लोगों का नेटवर्क तैयार करना होगा। इसके लिए आपको अपने आसपास होने वाले लैंग्वेज इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना होगा ताकि आप अपनी फील्ड के दूसरे प्रोफेशनल लोगों से मुलाकात कर सकें। इसके साथ ही आपको फ्रीलांसर, अपवर्क, इंटर्नशाला और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पर भी अपनी सर्विसेज ऑफर करनी होंगी। इस तरह ट्रांसलेटिंग और इंटरप्रिटेशन का काम आपके लिए 30,000 रुपए हर महीने एक्स्ट्रा कमाने का साधन बन सकता है। इसके अलावा आप चाहें तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाकर अच्छी खासी इनकम जुगाड़ सकते हैं। सोशल मीडिया आज सिर्फ टाइम पास का साधन नहीं है, बल्कि एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसकी मदद से कई सारे बिजनेस ग्रो कर सकते हैं और कई सारे बिजनेस तो ऑनलाइन ही काम करते हैं। एक सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में आप सोशल मीडिया पर मौजूद बिजनेस प्रोफाइल स्कोर अपने कस्टमर से जुड़ने और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आज हर छोटे बड़े बिजनेस अच्छी से अच्छी सैलरी देने के लिए तैयार है। आपको बस उनका सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज करना होगा और उनके लिए ऑडियंस अट्रैक्ट करनी होगी। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम करने से पहले ये जरूरी है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से जुड़ी अपनी स्किल्स पहले से बेहतर कर लें। इसके लिए आपको कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए या सोशल मीडिया मार्केटिंग से जुड़ी किताबें पढ़नी चाहिए, ब्लॉग्स पढ़ने चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया मैनेजमेंट की शुरुआत आप अपने खुद के अकाउंट से कर सकते हैं और अपने अकाउंट से एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं कि आपकी ऑडियंस को कौन सी चीज पसंद आती है। इतनी रिसर्च के बाद वक्त आता है अपना इंटरेस्ट चुनने का, यानी आपको तय करना होगा कि सोशल मीडिया पर आपका स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म कौन सा है। आप इंस्टाग्राम पर काम करेंगे, ट्विटर पर काम करेंगे या लिंक्डइन पर। और इसके साथ ही आपको ये भी चुनना होगा कि आप किसी खास इंडस्ट्री के लिए ही काम करना चाहते हैं या सभी तरह के बिजनेस के लिए काम करना चाहेंगे। इसके बाद जब आपकी सारी तैयारी पूरी हो जाए तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और अपने लोकल बिजनेसमैन वगैरह के सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज करके अपना पोर्टफोलियो बनाइए। इससे आपको न सिर्फ एक्सपीरियंस मिलेगा बल्कि आपका पोर्टफोलियो भी मजबूत हो जाएगा। सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ज्यादातर ऑफर ऑनलाइन ही मिलते हैं, इसीलिए आपको भी फ्रीलांसर और अपवर्क आदि प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी सर्विस ऑनलाइन अवेलेबल करानी होंगी। अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं तो वो आपकी सर्विस की मार्केटिंग के लिए सबसे बेहतर होगा। लेकिन वेबसाइट ना भी हो तब भी आपको अपना सोशल मीडिया पेज बना ही लेना चाहिए ताकि आप अपनी सर्विस की भी मार्केटिंग कर पाएं। और आखिर में एक और तरीका है जिसकी मदद से आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम के रूप में 30,000 रुपए हर महीने तक कमा सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफी करना जानते हैं और आपने कुछ अच्छी फोटोज खींच रखी हैं तो उन्हें बेचकर आप आसानी से 30,000 रुपए तक कमा सकते हैं। लेकिन अब तक आपने इस तरह की फोटो नहीं खींची है तो आपको पहले अपना पोर्टफोलियो तैयार करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट की फील्ड चुनिए कि आप किस फील्ड में फोटो खींचना चाहेंगे। आप नेचर को कैप्चर करेंगे, फूड को करेंगे, बिजनेस को करेंगे या फिर लोगों को। एक बार आपको अपनी फील्ड समझ में आ जाए तो उसके बाद कुछ अच्छी फोटोज लेकर अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए। एक बार आपका पोर्टफोलियो तैयार हो जाए तो आप अपने इन फोटोज को ऑनलाइन वेबसाइट्स को भेज सकते हैं। लेकिन फोटो भेजने से पहले आपको अपनी हर फोटो की कीमत तय कर लेनी चाहिए और आपकी फोटो इस्तेमाल करने पर आप कितनी रॉयल्टी लेंगे ये भी आपको पहले से ही सोचना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप जिस कीमत पर अपनी फोटो बेचते हैं उसकी 20 से 50% तक रॉयल्टी उस फोटो के इस्तेमाल पर आपको मिलती है। लेकिन फोटोग्राफी के सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फोटो की मार्केटिंग कैसे करते हैं। आपके पास अपनी खुद की वेबसाइट है तो बेटर है, लेकिन वेबसाइट ना हो तो इंस्टाग्राम अकाउंट तो आप बना ही सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप अपने द्वारा खींची गई कुछ चुनिंदा फोटो पोस्ट कीजिए ताकि आपके पास एक ऑडियंस पहले से ही बिल्ड होने लगे और लोग आपको जानने लगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके द्वारा खींची गई फोटो
आसानी से डिमांड में आने लगेगी और अलग अलग वेबसाइट्स, कैलेंडर और किताबों का कवर बनाने के लिए उनकी मांग की जाएगी। लेकिन इसके लिए आपके पास फोटोग्राफी की स्किल्स होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा कैमरा होना जरूरी है और सबसे जरूरी है कि आपके पास अच्छी फोटोग्राफी करने के लिए वक्त और पेशेंस होना चाहिए।